पहले तो इस जो है खुशी के मौके पर जब गोलेंद्र को पुरस्कृत किया गया है और हम जो है उन्हें बधाई देते हैं। और रविशंकर उपाध्याय स्मृति संस्थान की तरफ से अभी हम लोगों ने रविशंकर उपाध्याय की स्मृतियों में कविताएं पढ़ी और उस पर बातचीत भी हुई। दूसरे सत्र में हम अब गोलेंद्र का कविता पाठ सुन रहे थे और इस मौके पर गुरुवर श्री प्रकाश शुक्ल जी और छोटे भाई वंशीधर उपाध्याय जी और हमारे सभी साथी जो है शोध छात्र और मित्रों, देखिए गोलेंद्र पटेल की कविताएं अभी आपने लाइव भी सुनी हैं। उसमें एक अलग तरह की तासीर है, एक अलग तरह का असर है और जो उनको अलग तरीके से विलक्षण भाषा और संवेदना और शिल्प के कवि के रूप में हमारे सामने रखता है। जब हम लोग इस कार्यक्रम के पहले सत्र में थे तो गुरुवर प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने गोलेंद्र को धूमिल रचनावली भेंट की है। इस अवसर पर उसकी तस्वीरें भी ली गई हैं, संभवतः आप तक पहुंचेंगी। और ये अपने आप में यूं ही नहीं है, इसके पीछे की भी एक कथा है कि मैंने पढ़ा है कई जगहों पर, श्री प्रकाश शुक्ल को कहते हुए भी सुना है कि श्री प्रकाश शुक्ल जो है गोलेंद्र में धूमिल का अक्स देखते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे समय का एक नवोदित लड़का है जो धूमिल की तरह कविताएं लिख सकता है। ये बहुत बड़े कवि की और हमारे समय के महत्वपूर्ण आलोचक की एक युवा कवि के बारे में जो टिप्पणी है यह यूं ही नहीं है। ये कविताएं सुनते हुए आप आसानी से समझ सकते हैं। और हम ये आलोचना में ये बहुत माने बुनियादी बात है कि कोई कवि तब तक कवि नहीं बन पाता जब तक जो है कोई कवि तब तक जो है कवि नहीं बन पाता या कवि के रूप में उसकी एक मुकम्मल पहचान नहीं हो पाती जब तक कि वह अपनी भाषा ना अर्जित करे। और यह मैं बड़े भरोसे से कहता हूँ कि गोलेंद्र इतनी कम उम्र में अपनी एक अलग भाषा, जैसे आप प्रसाद की कविता, निराला की कविता पढ़ते हैं तो बता देते हैं कि जरूर निराला की कोई कविता होगी, तो एक बड़ा ये सिंबल है, एक साइन है। और आप देखें कि गोलेंद्र की कविताओं में एक खास बात जिसको मैं आज यहाँ रेखांकित करना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि वो गोलेंद्र श्रम संस्कृत से जुड़े हुए कवि और श्रम और लोक से इतना गहराई, लोक में इतना गहराई से धंसा हुआ कवि अगर कोई है तो उसका जो सिलेक्शन है कविताओं का, माने कविता जिन विषयों पर उन्होंने लिखी है, विषयों का जो चयन है, यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण। आज उन्होंने जो कविताएं पढ़ी उसमें ज़्यादातर कविताएं स्त्री को संबोधित है। और आप जानते हैं कि लोक यानी गाँव और श्रम से जितना ज़्यादा संबंध औरतों का है, स्त्रियों का है, उतना पुरुषों का नहीं है। पुरुष तो बाहर कमाने निकल जाता है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य जिसे माने स्त्री विमर्श ने लक्षित नहीं किया है, या किया है तो इस तरह नहीं किया जिसको गोलेंद्र की कविताएं अलग से पहचान दिला रही हैं। और ये ध्यान देने की बात है कि जब श्रम और गंवई गांव की बात आती है तो सबसे पहले हमें औरत याद आनी चाहिए, जो गोलेंद्र की कविताएं बहुत माने संवेदना से उसको रच रही। और आप देखेंगे कि गोलेंद्र के यहाँ गोड़िन ही नहीं, खटकिन कविता भी है। गोलेंद्र के यहाँ धोबिन कविता भी है। तो ये जो गोड़िन, खटकिन, धोबिन माने जातियों के आधार पर स्त्रियों का जो कविताओं का शीर्षक लिया है, मैं यहाँ ये बहुत जोर देकर कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई कवि केवल अपनी भाषा से ही नहीं बल्कि वो अपने सामाजिक परिवेश और जिस पृष्ठभूमि से वो आता है, जिस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है, उसके अक्स अगर उसकी कविता में नहीं है तो फिर आप समझें कि वो कवि फिर या तो माने समग्रतावाद या जिसको कहते हैं कि वो एक जनरल चीज़ें कर रहा है। विशिष्टता या अलग से उसकी पहचान तभी बन सकती है जब उसकी रचनाओं में, उसकी कविता में उसका समाज, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उसकी सामाजिक हैसियत बोलती है। और धोबिन के काम को या गोड़िन के काम को या खटकिन के काम को इस तरीके से महत्व देना और उनकी सामाजिक पहचान के साथ महत्व देना,
यह एक तो स्त्री को महत्व देना है, दूसरे उसकी सामाजिक हैसियत को भी उसके साथ जोड़ करके, यानी कि दलित और स्त्री विमर्श को कविता कैसे एक साथ नत्थी कर सकती, जोड़ सकती है, पिरो सकती है, यह गोलेंद्र की कविताएं कर रही हैं। गोलेंद्र कविता आप सुन रहे थे अभी, गोलेंद्र कविता में दाना भूजती है वो, तो जिस दाने को ममत्व की चाह है वो आंचल में गिर रहे हैं। यह असल में चाटुकारिता पसंद या तुरंत सुविधा पा जाने वाले लोगों की का वर्ग है, जो किसी की सहानुभूति चाहता है तो वो चाटुकारिता में लग जाता है और ममत्व पा जाता है। लेकिन जो माथे का पसीना देखते हैं, यानी कि जो संघर्ष की तरफ खड़े हैं, उनको फिर से उसी गर्म बालू में गिरना पड़ रहा है। ये जो इमेज खड़ा करता है ये कवि, आप देखें कि दाने के भूनने का जो इमेज है, यह कैसे हमारे आज के समाज का जो एक बहुत बड़ा वर्ग, आप देखें एक कविता वो घिरनी पढ़ रहे तो उसमें उनका कि जनता की तरह घिरनी को जनता से का जो रूपक विधान है, तो जनता को घिरनी कहना ये छोटी बात नहीं है। अब आप देखेंगे आज के समय में साथियों, घिरनी जो होती है वो एक जगह पर स्थिर होती है और एक जगह घूमती रहती है। यह जो उसकी तटस्थता है और एक जगह घूमते रह जाना है, यानी कि एक तरह की वह स्थैतिक स्थिति में चली गई है। जनता में जो गतिशीलता, गत्यात्मकता की कमी है, उससे वो जोड़ते हैं। तो मानी दाना गोलिन कविता का या उस कविता का जो वो घिरनी है, यह जनता की तटस्थता को भी प्रश्नांकित करती हैं कविताएं गोलेंद्र पटेल की। गोलेंद्र पटेल केवल लोग कहने वाले, जनता को बहुत वो कहने वाले, इन उसकी श्लाघा करने वाले ही कवि नहीं, बल्कि उसके श्रम और संघर्ष के इतर उसकी तटस्थता को भी सवाल के घेरे में लेने वाले कवि। तो इन तमाम दृष्टिकोणों से हम लोग अगर गोलेंद्र को देखेंगे तो गोलेंद्र की जो विलक्षणता है, और गोलेंद्र को मैं हमेशा कहता हूँ कि गोलेंद्र अनुप्रास और जो है रूपक विधान का कवि है। माने अनुप्रास के बिना तो गोलेंद्र की गाड़ी ही नहीं आगे बढ़ती और बिल्कुल जो है, लेकिन जो उनके अनुप्रास हैं वो निरर्थक और केवल माने भाषिक तुकबंदी नहीं है। इस पर हम लोग जब एक महत्वपूर्ण और बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उसमें व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम होगा तो इस पर और ढंग से बातचीत होगी। तो मैं इन्हीं बातों के साथ उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत सबका धन्यवाद।